का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में मिर्च की खेती से होगा लाभ। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। किसान भाइयों, हरी मिर्च में कैप्साइसिन रसायन होता है जिसकी वजह से इसमें तीखापन रहता है। भारतीय घरों में मिर्च का अचार, मसालों और सब्जी की तरह उपयोग किया जाता है। मिर्च की खेती अगर वैज्ञानिक तकनीक से की जाए तो इसकी पैदावार अधिक हो सकती है। तो आप गर्मी के मौसम में मिर्च की खेती करने के लिए इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए मिर्च की रोपाई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, मिर्च एक नकदी मसाला फसल है जिसकी खेती देश के सभी राज्यों में की जाती है। मिर्च का प्रयोग हरी मिर्च की तरह और मसाले के रूप में किया जाता है, जिसके कारण बाजार में साल भर इसकी मांग बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जिन किसानों के पास सिंचाई जल की उचित व्यवस्था है, वे गर्मी के मौसम में मिर्च की वैज्ञानिक विधि से खेती करके बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। मिर्च की उन्नतशील किस्में। किसान भाइयों, मिर्च का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च 283, काशी अनमोल, जवाहर मिर्च 218, अर्का सुफल इत्यादि। इसके अलावा उन्नतशील संकर किस्में हैं काशी अर्ली, काशी सुर्ख, काशी हरिता और पब्लिक सेक्टर की HPH 1900, उजाला तथा US 611 संकर किस्मों का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है जिनमें कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त हों। अच्छी फसल के लिए उपजाऊ दोमट भूमि जिसमें पानी का अच्छा निकास हो उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर खेत को बराबर करते हुए मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। मिर्च की फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद या 50 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों में नत्रजन 120 से 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो तथा पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 और 45 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। रोपाई की वैज्ञानिक तकनीक। किसान भाइयों, मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद और ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है। मिर्च की पौध नर्सरी में बीज बोने के 20 से 30 दिन बाद रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल को भूमि जनित फफूंदी रोग से बचाने के लिए कार्बेडाइजम दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पौध की जड़ों को उपचारित करने के बाद ही खेत में रोपाई करना चाहिए। तैयार खेत में सामान्य प्रजातियों की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए पौधों की रोपाई करें। इसके अलावा संकर प्रजातियों की रोपाई के लिए
कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय मिर्च के पौधों की रोपाई करना चाहिए, जिसमें पौधों की अच्छी बढ़वार हो सके। मिर्च फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति लगाई जा रही है और खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 माइक्रोन मोटाई वाले अल्ट्रावायलेट रोधी प्लास्टिक मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ सिंचाई जल की मात्रा भी कम लगती है। मिर्च के पौधे जिनको उफटी हुई क्यारी पर लगाया गया हो, इसमें ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करें और जल में घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19 अनुपात को सिंचाई जल के साथ ड्रिप में देने से उर्वरकों की बचत के साथ ही उसकी उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होती है और पौधों को आवश्यकता के अनुसार शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध होने से उपज और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रण। मिर्च की फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ साथ हवा, पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए मिर्च की फसल में पहली निदाई गुड़ाई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। मिर्च की फसल में सिंचाई की व्यवस्था। मिर्च की पौध रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। इसके पश्चात 1 सप्ताह बाद सिंचाई करें और फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पानी देना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से मिर्च की खेती करने पर उन्नतशील किस्मों से 20 से 25 कुंटल और संकर किस्मों से 30 से 40 कुंटल हरी मिर्च का उत्पादन प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर निशाना। सुधांशु त्रिवेदी ने शराब घोटाला मामले के लिए बताया था जिम्मेदार। बोले सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेदार। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट। लिखा, शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य है। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं। जिन किसानों ने दुधारू पशुओं का पालन किया है, वह अपने पशुओं की इस गर्मी के मौसम में उचित देखरेख पर ध्यान दें, जिससे वह स्वस्थ रहे और उनके दूध का अधिक उत्पादन मिलता रहे। इसके लिए आपको इनके आवास और आहार का प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। साथ ही पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए अधिक देखरेख करनी होगी। तो आप कैसे करें इन प्रबंधनों को, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। आज हम अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस बदलते मौसम, जबकि तीव्र गर्मी आने को है, तो इस समय हम दुधारू पशुओं की कैसे देखभाल करें ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, उनकी जो क्षमता है उसका समुचित दोहन हम कर पाएँ। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और यदि आप इस मौसम में भी अपनी गाय और भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा। इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। गर्मी के मौसम में हम क्या क्या उपाय करें कि हमारे पशुओं का उत्पादन भी अच्छा बना रहे, वह स्वस्थ भी रहें। तो हमेशा जो है हवादार जालियां लगाने के साथ साथ उसमें
पर्दा डालने की व्यवस्था, ताकि अगर गर्मी में दोपहर में तेज़ लू ढलती है तो उस समय हम पर्दे गिरा दें, ताकि पशुओं को सीधे तेज़ लू से बचाया जा सके। कूलर की व्यवस्था हो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, और बहुत ही तीव्र गर्मी में हमको पानी के जेट और स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। कभी कभी सीधे जानवरों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो शेड के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी जानवरों को राहत मिलती है। और साथ में जहाँ पर आप पशु को खाना और दाना और चारा देते हैं, उसकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें नीचे पपड़ी जम के, उसमें फंगस जम के जानवर को के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और जानवर के जहाँ पर गौशाला में रहता है, फर्श की सफाई करते रहें और चूने से उसकी पुताई भी करते रहें, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बच पाए फंगल ग्रोथ से। दिन के समय पशुओं को शेड के अंदर रखें, जो ठंडा समय है वो उस समय आप उसको बाड़े में कर सकते हैं। दुहाई अधिक से अधिक कोशिश करें कि दिन के बहुत सुबह 6 बजे के आसपास और शाम अच्छे से ढलने के बाद, जब मौसम कुछ ठंडा हो जाता है, उस समय दुहाई का कार्य करें। इसी तरह से एक अहम जो व्यवस्थापन का पहलू है वो है आहार व्यवस्था। खासतौर से गर्मी के मौसम में चारों तरफ देखते हैं कि जो हरी घास है उसकी काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। तो हम शुरू से ही पशु मालिकों को सलाह इस तरह से दी जानी चाहिए कि वह गर्मी की व्यवस्था पहले से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है चरी चारा की व्यवस्था पहले हो। साइलेज, अगर आपके आसपास ग्रीन ग्रास उपलब्ध नहीं है, साइलेज पिट बनवाएं, हरी घास को सूखी करने के बाद उसमें स्टोर करते रहें। साथ में जो उपलब्ध हरा चारा है उसको चॉप करके सूखे चारे के साथ अथवा भूसे के साथ गीला करके देते रहें, तो काफ़ी हद तक उसको ठंडक और समुचित मात्रा में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से लगातार अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं, और इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्वों को मिलाकर खिलाएं। चाहे इसे खनिज मिश्रण के रूप में खिला सकते हैं, या जो पशुपालक भाई आटा या दाना खिलाते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वाहन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन अवश्य दें, और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना जरूरी होता है। कुछ जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, खली है, चूनी है, उसको 2-3 घंटे पहले फुला के अगर जानवर को खाने में दिया जाए तो उसके भी एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका पाचक क्षमता बढ़ जाएगी, और साथ ही उसमें से जानवर चाव से खाएगा, पचेगा, और स्वाभाविक है उसका जो है उत्पादन क्षमता में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता गर्मी के मौसम में थोड़ा कम हो जाती है, तो पानी का व्यवस्थापन पहले पूर्व नियोजित ढंग से करें। ग्रीष्म ऋतु में जैसा हम जानते हैं कि हमारा पशु स्वमेव स्ट्रेस में रहता है, तो इस समय उसके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना हमारा दायित्व है, ताकि उसकी उत्पादन क्षमता और स्वास्थ्य बरकरार रहे। उसको समय समय पर कृमिनाशक दवाओं का भी उपयोग करते हुए खुराक दी जानी चाहिए। टीकाकरण की बात करें तो जो ग्रीष्म ऋतु के आने के ठीक पहले फरवरी में उनको मुंह पका खुरपका रोग का टीका लगना नितांत आवश्यक है, ताकि वह साल भर उस रोग से मुक्त रहे। और बरसात आने के ठीक पहले मई और जून महीने में पशुओं में गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर और एंथ्रेक्स नामक बीमारियों से बचाव के लिए भी टीका देना अत्यंत आवश्यक है। तो हम सब अच्छे ढंग से हम जानवरों की देखरेख कर सकते हैं और उनसे समुचित उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। उन महिलाओं को अलग कर दिया। खबर बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर निशाना सुधांशु त्रिवेदी ने शराब घोटाला मामले के लिए बताया था जिम्मेदार। बोले सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेदार।
रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट, लिखा शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक लौकी के उत्पादन के लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाना जरूरी है। तो आप लौकी की फसल में इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह राजपूत से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जो सबसे मुख्य फसल है कद्दू वर्गीय फसलों की, लौकी। और बहुत सारे हमारे किसान भाई इन फसलों को अभी अपने खेतों में लगा भी चुके होंगे और इस समय जो हमारी फसल है वो बढ़वार की स्थिति में है। सबसे ज़्यादा जो हमें इस समस्या होती है या जो हमारे फसलों को नुकसान पहुँचता है इस समय में, वो होता है खरपतवारों के द्वारा। और ये हमारे मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व हों, चाहे हमारे द्वारा दिए गए पोषक तत्व हों, पानी और प्रकाश, इन सभी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा करके ये हमारे पौधे की बढ़वार को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें उत्पादन में बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन खरपतवारों को हमें अपने खेतों से निकालना चाहिए और समय समय पे निराई गुड़ाई के कर्षण क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा इन अपने फसल को बचाकर इन खरपतवारों से रखना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। सिंचाई प्रबंधन हमारे फलों के उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। खासकर गर्मियों के सीज़न में जो हमारी खड़ी फसलें रहती हैं उनमें अगर हम सुचारू रूप से सही समय पे सिंचाई प्रदान न कर पाएँ तो हमारी फसलों का उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है या ना भी होता है। सामान्यतः जो लौकी की फसल होती है उसमें 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जाती है, परंतु ये जो 3 से 5 दिनों की सिंचाई का अंतराल है ये मौसम और मिट्टी की किस्म, इन सब बातों पे निर्भर करती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फसल में जल भराव ना हो या कमी ना हो, मिट्टी ना फटे। मतलब कमी और अधिकता हमें दोनों चीज़ों को नियंत्रित रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पोषक प्रबंधन की। पोषक प्रबंधन में हमारे किसान भाइयों, आप सभी ने NPK और FIM का बेसल डोज सभी ने दिया है। उसके बाद अभी खड़ी फसल में हमें आवश्यकता अनुसार 19-19-19 जो NPK है उसका 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा 200 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता रहे और उनका विकास और वृद्धि अच्छी हो। इसके बाद अगर हमें आवश्यकता पड़ती है जब पौधे पुष्पन की स्थिति में हो उस समय हम 05234 PK का जो स्प्रे है वो करें 2 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में, जिससे पौधों में फलन अच्छी हो और अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसी श्रृंखला में अगला जो प्रबंधन आता है
वो होता है फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा में हमें जो सर्वाधिक परेशानी होती है वो होती है रेड पंपकिन बीटल नामक कीड़े से। रेड पंपकिन बीटल जो है ये लौकी की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन हेतु हमें क्लोरोपायरिफास का 20 किलोग्राम का डस्ट जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डस्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा ये हम लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और उचित होगा कि हम क्लोरोपायरिफास के साथ साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे भी हम 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इस कीट के अलावा कुछ वातावरणीय रोग जो है वो भी हमें लौकी की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें प्रमुख है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू पौधों की पत्तियों में सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पैदावार पे नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे बना के घोल कर स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रख के आप अपने फसल की पैदावार को बढ़ाएं और अच्छी उत्पादन प्राप्त करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला शिवपुरी के कृषक मिलन परमार ने। ये लंबी अवधि वाली अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिलन परमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में बरसात के मौसम में अरहर की बोनी की थी तो समस्याएं उसके साथ में बहुत सारी होती हैं। दूसरी अवस्था यह है कि इसमें अभी की अवस्था में पौधे सूखने, जो उगरा की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो हमें वास्तव में जब बोनी करते हैं उस समय ही अरहर की बोनी के समय हमें विशेष तौर से कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। साथ ही साथ बीज का उपचार भी करना अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें बाजार में कार्बोक्सिन और थायरम का मिश्रण जो आता है उसका 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें उपचार करने से, और अगर संभव हो सके तो मिट्टी का भी उपचार हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और गोबर की 50 किलो गोबर की खाद 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी लेकर मिश्रित कर उसको खेत में डालने से जमीन के अंदर इस फफूंद की जो बढ़वार है उसको रोक देती है और फसल पर इसका प्रकोप नहीं होता। यह अरहर में एक विशेष तौर से जहाँ फलियाँ नहीं आती हैं, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, जिसमें झकड़ा टाइप का बन जाता है और जिसमें फूल नहीं आते, बांझपन जहाँ पैदा हो जाता है, इसका भी हमें अरहर की फसल में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें फूल आने से पहले यदि इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं
पत्तियां छोटी दिखाई देती हैं, पीलापन आ जाता है, शाखाओं की संख्या हल्की हल्की छोटी छोटी शाखाएं ज़्यादा हो जाती हैं। वहाँ पर कीटनाशक उस पौधे को तो निकाल कर हमें अलग कर देना ही चाहिए, परंतु और फसल को बचाने के लिए हल्की एक सिस्टमिक कीटनाशक दवा जिसमें मेटासिस्टॉक्स है, जो कि दोनों तरीके से, और नहीं है तो इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथ्रोक्सिम, इनका हम स्प्रे कर दें तो हमारे ये चूँकि एक वायरस की बीमारी है, जो कि एक कीड़े के द्वारा, छोटे छोटे कीड़े जिसमें सफ़ेद कीड़े जैसिड और एफिड से होता है, जैसिड से होता है, तो इसको नियंत्रण कर सकते हैं और हमारी फसल में होने वाले नुकसान को हम कम करते हुए सुरक्षित उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी की जो अवस्था है उसमें फली आने की अवस्था होती है और फली में दाना भर रहा होता है, उस समय चूँकि ये स्वादिष्ट होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कीड़े का प्रकोप जल्दी होता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो फसल लगी हुई है उसमें दाना बनने की स्थिति में एक मक्खी का प्रकोप होता है, जिससे कि वो उसके जो बीज बनने की अवस्था में अपनी सूंडी को प्रवेश करके उसके रस को चूस लेती है और यथास्थिति उसमें दाने का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें उनको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये नियंत्रण के लिए जैसा बाजार में कई प्रकार की जो कीटनाशक दवाएं हैं जो कि इस कीट को नियंत्रित कर सकती हैं, उनमें मुख्य रूप से थायोमेथ्रोक्सिम आता है जो 70WP के नाम से बाजार में मिलता है। दूसरी चीज़ है इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% की होती है, इसका भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो इन मक्खी या इस कीट को नियंत्रण करने में हमें सुविधा होती है और हमारी फसल सुरक्षित रह सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से